के बीच हुए उस व्यापार समझौते की जिसने इंटरनेट पर एक तरह की बहस छेड़ दी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक शानदार रणनीतिक कदम है, तो कुछ का मानना है कि ये देश के साथ सौदा है। तो आखिर सच क्या है, आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस समझौते को लेकर ना दो बिल्कुल अलग अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है देश बेच दिया, तो दूसरी तरफ सुनने को मिल रहा है देश बचा लिया। अब इन दो एक्सट्रीम विचारों के बीच सच्चाई कहाँ है? तो सवाल यही है कि इस समझौते के पीछे की असली कहानी क्या है। जो हेडलाइंस हम पढ़ रहे हैं उनके अलावा असल में ऑफिशियल दस्तावेजों में क्या लिखा है, चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है जो इस पूरे मामले को लेकर फैली हुई है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये असल में एक ट्रेड डील नहीं बल्कि एक ट्रेड फ्रेमवर्क है। अब फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे दोस्तों के साथ गोवा जाने का प्लान बन रहा है। ये तय हो गया है कि कौन गाड़ी चलाएगा, कौन स्नैक्स लाएगा, पर अभी तक टिकट बुक नहीं हुए हैं। ये फ्रेमवर्क बस वैसा ही एक प्लान है, कोई फाइनल पक्का सौदा नहीं। तो फिर इस फ्रेमवर्क के तहत आखिर किन चीजों के लेन देन की बात हो रही है? चलिए जरा नंबर्स और सामान की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। आपको ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि इस समझौते से पहले भी भारत अमेरिका से भारी मात्रा में सामान खरीद रहा था। कच्चा तेल, बादाम, कोयला, ये सब पहले से ही आ रहा था। जैसा कि हम देख सकते हैं, कुल आयात लगभग $35 बिलियन का था। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू हुआ। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इस फ्रेमवर्क से भारत के कई जरूरी उद्योगों को फायदा होने की उम्मीद है, जैसे कपड़ा, चमड़ा और गहनों के उद्योग, जिनमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। अब बात करते हैं उस $500 बिलियन के बड़े से आंकड़े की, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इसमें एक दिलचस्प बात है, इस रकम में एयर इंडिया ने जो विमानों के ऑर्डर पहले से दे रखे हैं वो भी शामिल है। तो मतलब ये सारा का सारा कोई नया खर्चा नहीं है। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक लग रहा है ना? लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसा विवादास्पद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो इस पूरे समझौते की तस्वीर ही बदल कर रख देता है। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लेकर जो गुस्सा और निराशा है वो इस एक लाइन में साफ दिखता है। वे शर्तें तय करते हैं और हम उन्हें स्वीकार करते हैं। यह एक राष्ट्रीय अपमान है। इस ऑर्डर के तहत अमेरिका को ये अधिकार मिल गया है कि वो भारत के तेल की हर खरीद पर नजर रखेगा, और अगर उसमें रूस से आया तेल मिला तो भारत पर 25% का भारी जुर्माना लग सकता है। ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? यही नियम चीन पर लागू नहीं होता, जबकि चीन भारत से कहीं ज्यादा तेल रूस से खरीदता है। तो सवाल उठता है कि ये दोहरा मापदंड सिर्फ भारत के साथ ही क्यों? देखिए, ये सिर्फ एक व्यापार समझौते की बात नहीं है। ये उस बड़ी कहानी का हिस्सा है जिसमें हम अमेरिकी प्रभुत्व या डोमिनेंस का असर दशकों से देखते आ रहे हैं। ये एक तरह से शतरंज की बिसात जैसा है, जहां अमेरिका सिर्फ बाजारों पर ही नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारी संस्कृति यानी नैरेटिव को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। नारियल तेल की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। याद कीजिए कैसे पहले हमारे नारियल तेल को खतरनाक बताकर बदनाम किया गया, फिर उसकी जगह कनोला तेल को एक हेल्दी ऑप्शन की तरह बाजार में उतारा गया, और जब उनका मार्केट बन गया तो वही नारियल तेल अचानक पश्चिम में सुपरफूड कहलाने लगा। और ये सिर्फ खाने पीने की चीजों तक ही सीमित नहीं है। हमारे कपड़ों से लेकर हमारे मनोरंजन और यहाँ तक कि हमारे सोशल मीडिया तक हर जगह अमेरिकी प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक व्यापार समझौता है, या ये हमारी संप्रभुता, हमारी आज़ादी और एक महाशक्ति बनने के हमारे सपने पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है? कोई भी देश सिर्फ कहने से या दावा करने से महाशक्ति नहीं बन जाता। असली ताकत तब आती है जब आप मुश्किल काम करते हैं, अपनी अंदरूनी समस्याओं को ठीक करते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं। जब तक हम आर्थिक और सैन्य रूप से अपनी आंतरिक कमजोरियों को दूर नहीं करते, तब तक हमारी संप्रभुता पर हमेशा बाहरी दबाव का खतरा मंडराता रहेगा। तो आखिरी सवाल यही है कि आज की इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में किसी भी देश के लिए सच्ची संप्रभुता या आज़ादी का असल मतलब क्या है, और इसे हासिल करने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है, इस पर सोचना जरूरी है।